दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रपद्यवाद या नकेनवाद, उस पर मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि प्रपद्यवाद क्या होता है। इसके प्रमुख जो तथ्य हैं उन पर मैं विचार करूंगा कि ये प्रपद्यवाद क्या चीज़ होता है और किस प्रकार से ये उत्पन्न हुआ। दोस्तों सीधा चलते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों देख लें कि जो प्रपद्यवाद है, प्रपद्यवाद को दूसरे नाम से हम जानते हैं जिसका नाम है नकेनवाद। क्या है दोस्तों? नकेनवाद। और नकेनवाद में 3 ऐसे बिहार के कवि रहे हैं जिन्होंने इस प्रपद्यवाद को जन्म दिया। तो दोस्तों देखते हैं कि इन तीनों कवियों का महत्वपूर्ण स्थान है या किसी विशेष का। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की चर्चाएं आज होंगी दोस्तों, और बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए हिंदी MBH। दोस्तों अगर हम बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 है कि चूँकि हम थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमको, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, इस वजह से, और महत्वपूर्ण टॉपिक है इस वजह से अगर हम वैसे ही ओरल बोल देंगे तो आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स छूट जाएं जो आपके काम के हैं। प्रपद्यवाद, देखिएगा, प्रपद्यवाद के कुछ पूर्व, देखिए किस प्रकार से इसका उदय होता है। प्रपद्यवाद के कुछ पूर्व या कहें तो समानांतर, प्रपद्यवाद के कुछ पूर्व या समानांतर प्रपद्यवाद का जन्म होता है। दोस्तों देखे रहिए, जन्म होता है। और बता दें इनके जो प्रपद्यवाद है इनके प्रमुख 3 कवि हैं, वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। इसे नकेनवाद क्या कहते हैं? नकेनवाद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नकेनवाद भी कहते हैं या कहा जाता है। नंबर 1 पॉइंट। दोस्तों देखें, एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट देखिए जो अति महत्वपूर्ण है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन इन तीनों ने किया या किसी एक ने किया, याद रखिएगा। तो लिखते हैं, दूसरा पॉइंट है प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा, याद रखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा ने 56 ईस्वी की बात है। उस दरमियान इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित करवाई थी। क्या उसका नाम क्या है? उसका नाम है नकेन। महत्वपूर्ण प्रश्न यही से बनता है दोस्तों, नकेन के प्रपद्यवाद। नकेन के प्रपद्य एक संकलन था, संकलन से किया था। दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा ने प्रपद्यवाद में 1956 ईस्वी की बात है, उस समय एक ऐसा संकलन प्रकाशित हुआ था जिसका नाम है नकेन के प्रपद्य। याद रखिएगा, नकेन के प्रपद्य, इसका संकलन किसने किया था? नलिन विलोचन शर्मा ने। तो दोस्तों प्रपद्य का प्रवर्तन इसी नकेन के प्रपद्य नामक संकलन से शुरू हो जाता है। दोस्तों अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। इसी में एक पॉइंट और जोड़ लेते हैं। इसमें और क्या है दोस्तों? इसमें प्रपद्यवाद के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें है क्या? प्रपद्यवाद, इसमें प्रपद्यवाद के सिद्धांत, प्रपद्यवाद के सिद्धांतों की घोषणा, क्या दोस्तों? घोषणा की गई है। इसमें क्या है? नकेन के प्रपद्य में क्या है? इसमें प्रपद्यवाद के सिद्धांतों की घोषणा की गई है। दोस्तों यहीं से प्रश्न उठकर सामने आता है कि नकेन के प्रपद्य में क्या है,
तो दोस्तों ये प्रपद्यवाद के सिद्धांतों की घोषणा है, इसमें यही से प्रश्न बनता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, एक प्रश्न और बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, यही से उठता है कि आखिरकार इसकी शुरुआत या इसका प्रारंभ कहाँ से हो जाता है, कब से होता है। तो दोस्तों देखें, प्रपद्यवाद का प्रारंभ देखिएगा, याद रखिएगा, वस्तुतः तो 1936 से 38 ईस्वी 1936 से 38 ईस्वी में किसने किया था? नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से ही शुरू हो जाता है दोस्तों। किसकी? प्रपद्यवाद का प्रारंभ 1936 से 38 के दरमियान नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। की कविताओं से कहां से शुरू होता है दोस्तों? कविताओं से ही प्रारंभ हो जाता है। ये तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण निकल कर आया कि नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से ही इस प्रपद्यवाद का प्रारंभ हो जाता है। और कब से? 1936 से 1938 के दरमियान दोस्तों। अगर आप यूजीसी नेट या टीजीटी या पीजीटी, केबीएस हो या एनबीएस हो या व्याख्याता की अगर परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगले महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो नकेनवाद में कौन कौन इसमें शामिल था? नकेनवाद या प्रपद्यवाद में? क्योंकि नकेनवाद तो पहले था, बाद में कुछ विद्वानों ने यह बताया कि यह नकेन नहीं बल्कि प्रपद्यवाद है, यानी प्रपद्य है। तो दोस्तों देख लेते हैं, प्रपद्यवाद या नकेन, याद रखिएगा यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। प्रपद्यवाद या नकेनवाद, प्रपद्यवाद या नकेनवाद में ये जो तीन कवि हैं, चाहे नलिन विलोचन शर्मा हो, चाहे केसरी कुमार हो या नरेश हो, ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? ये तीनों कहाँ के रहने वाले हैं ये हम बताने वाले हैं। बिहार के। कहाँ के? बिहार के तीन कवि थे। प्रपद्यवाद नकेनवाद में बिहार के तीन कवि थे। वो कौन कौन से थे दोस्तों? मैंने बताया कि नलिन थे, नलिन विलोचन शर्मा और केसरी कुमार। याद रखिएगा तीन नाम महत्वपूर्ण हैं, केसरी कुमार और एक है जिसका नाम है नरेश के। प्रपद्यवाद या नकेनवाद में बिहार के तीन कवि हैं, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ये तीनों कवियों के जो आद्याक्षर हैं, यानी प्रारंभ के एक एक अक्षर को लेकर के इस युग का नाम रखा गया दोस्तों। तो इसके आद्याक्षर को लेकर बनाया गया है। बात समझ में आई दोस्तों? जो नकेनवाद है, ये तीन कवि थे, उन्हीं के पहले अक्षर को लेकर के इन्हीं को आद्याक्षर कहा जाता है। तो आद्याक्षर को लेकर के नलिन विलोचन शर्मा का ना लिया गया, केसरी कुमार का का लिया गया, के लिया गया और नरेश का ना लिया गया। तो हो गया दोस्तों नकेन। इनके प्रथम अक्षर को लेकर के इस युग का नाम रखा गया दोस्तों। एक प्रकार का एक आंदोलन था। अब दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों कि लोग कहते हैं कि ये प्रयोगवाद ही प्रपद्यवाद है, तो दोनों में डिफरेंस भी तो होगा। तो दोस्तों जो प्रयोगवाद था, प्रयोगवाद से प्रपद्यवाद आगे निकल गया, यानी अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? उसमें कुछ मूल अंतर रहा होगा, विचारधाराओं का अंतर रहा होगा या कुछ और अंतर रहा होगा, उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद,
प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद में मूल अंतर क्या था, यही पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों। यहां से निकल करके प्रश्न आते हैं कि प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद में अंतर क्या है। तो मूल अंतर आपको बता दे रहे हैं कि मूल अंतर जो था वो था प्रयोग संबंधी। क्या था दोस्तों? प्रयोग संबंधी मूल अंतर दिखाई देता है। क्योंकि बात क्या है, क्योंकि जो प्रपद्यवाद है वह प्रयोग को साध्य मानता है। याद रखिएगा, साध्य और साधन, एक होता है साध्य, एक होता है साधन। तो दोस्तों जो प्रपद्यवाद है यह प्रयोग को साध्य मानता है और प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है। जो प्रपद्यवाद है, प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है। क्या मानता है दोस्तों? साध्य मानता है। बल्कि जो प्रयोगवाद है वह साधन मानता है। क्या मानता है दोस्तों? साधन मानता है। याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में क्या अंतर है। तो मूल अंतर यही है, प्रयोग संबंधी। और क्योंकि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है और प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। दोस्तों इसी में अगर हम अज्ञेय की बात करें, इस बात को सिद्ध करने के लिए हम अज्ञेय के पॉइंट को ले सकते हैं। उन्होंने कुछ इशारा किया था इसी तरफ कि जो प्रयोगवाद है वह प्रयोग को साध्य मानता है कि साधन मानता है। देखिए इनके पॉइंट को ले लेते हैं, अज्ञेय के पॉइंट को लेते हैं। अज्ञेय ने क्या कहा था? याद रखिएगा, अज्ञेय ने कहा था प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है। फिर क्या है दोस्तों? प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है। प्रयोग अपने आप में, प्रयोग अपने आप में क्या नहीं है दोस्तों? इष्ट नहीं है, इष्ट नहीं है। फिर क्या है? वह साधन है। क्या है दोस्तों? वह साधन है। याद रखिएगा, इतना पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। यह अज्ञेय का कथन है। यहीं से कई मर्तबा यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों अगली बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट की। तो पॉइंट है प्रपद्यवाद न सिर्फ, याद रखिएगा, प्रपद्यवाद ना सिर्फ शास्त्र या दल निर्धारण या निर्धारित, याद रखिएगा, प्रपद्यवाद ना सिर्फ शास्त्र या दल निर्धारित नियमों को बल्कि वह पहले के महान, याद रखिएगा, पहले के महान परिपाटियों को भी गलत मानता है। याद रखिएगा, को भी गलत मानता है। बात यह है कि प्रपद्यवाद न सिर्फ शास्त्र या दल निर्धारित नियमों को नहीं मानता, बल्कि वो जो महान परिपाटियां थी, जो रूढ़ियां थी, उन्हें भी ये नहीं मानता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है दोस्तों। बल्कि वो पहले के महान परिपाटियों को भी गलत मानता है, को भी गलत मानता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल कर आते हैं दोस्तों। जितने पॉइंट हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। भले ही थोड़ा सा राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से उठते हैं। तो दोस्तों अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। सन 1952 ईस्वी की बात करते हैं। सन 1952 ईस्वी में नरेश, सन 1952 ईस्वी में नरेश के संपादकत्व में, नरेश के प्रकाशित,
याद रखिएगा, सन 1952 ईस्वी की बात है। 1952 ईस्वी में नरेश के संपादक में प्रकाशित एक पत्रिका थी। पत्रिका का नाम अक्सर पूछा जाता है। पत्रिका थी जिसका नाम था प्रकाश। क्या नाम था दोस्तों? प्रकाश। प्रकाश में नकेनवादियों ने क्या किया? नकेनवादियों ने प्रपद्य को तथाकथित, याद रखिएगा, नकेन को नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। बात समझ में आ रही होगी। सन 1952 ईस्वी में नरेश के संपादक में प्रकाशित एक ऐसी पत्रिका था जिसका नाम था प्रकाश। उस प्रकाश पत्रिका में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया था। प्रयोग 10 सूत्री, यानी कि ये घोषणा थी, 10 सूत्री घोषणा थी दोस्तों। तो ये 10 सूत्री घोषणा प्रकाश पत्रिका में छपी थी और इसमें यह घोषणा किया गया था कि जो प्रपद्यवाद है वो 10 सूत्री प्रयोग को मानती है। तो दोस्तों अगली बात करते हैं हम। प्रयोगवादी कवियों से अलग एक कविवर्ग भी था। याद रखिएगा, ये तो रहा प्रपद्यवाद, प्रयोगवाद, दोनों लगभग मिलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर भी मैंने बताया। अब बात करते हैं कि आखिरकार इनसे अलग एक कविवर्ग था जिससे नई कविता का जन्म होता है। तो दोस्तों ये क्या है देख लेते हैं। प्रयोगवादी कवियों से अलग एक कविवर्ग था। क्या था? एक कविवर्ग था। उस कविवर्ग ने स्वतंत्र परिवेश में क्या किया? स्वतंत्र परिवेश में जिन कविताओं का सर्जन किया वे ही नई कविता के नाम से अभिहित की हुई। वे ही नई कविता के नाम से अभिहित हुई। दोस्तों देख लें, प्रयोगवादी कवियों से अलग एक कविवर्ग ने स्वतंत्र परिवेश में जिन कविताओं का सृजन किया वे ही नई कविता के नाम से अभिहित हुई। दोस्तों तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रपद्यवाद। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि लगातार हम इसी प्रकार की नई वीडियो, नए टॉपिक पर जो अछूता है, जिस पर ज़्यादा लोगों की दृष्टि नहीं पड़ी है और अक्सर वो पेपर में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ऐसे टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।